discussed in last video, that was your 2.1, जहाँ पे हमने सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में स्टडी किया, फिर हमने कुछ स्टेटमेंट डिस्कस किया, कार्नोट साइकिल डिस्कस किया. राइट नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी a very important concept that will be very helpful for the numerical solving. आप किसी की बात करो, आप गेट की बात करो या इंजीनियरिंग सर्विसेज का प्री या मेंस की बात करो, तो उसमें बहुत हेल्प करने वाला है. ठीक है, तो after studying few concepts, we will solve few examples. Then definitely you will be able to relate the concept with the help of application. You can say कि with the help of your questions. अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे सर, तो आपने क्या क्या पढ़ा पूरा उसको कनेक्ट कर पाओगे अच्छी तरीके से. ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है 2.2 का, जो हमारा 2.2 है, 2.2 का जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इसको बोलते हैं थर्मोडायनामिक टेम्परेचर स्केल. ठीक है सर, और थर्मोडायनामिक टेम्परेचर स्केल मुझे निकालना है. वो कैसे निकालना है, मैंने एक काम किया, क्या लिया सर कि मैंने यहाँ पे एक टेम्परेचर लिमिट T1 और T2 के बीच में एक डिवाइस लिया, इंजन E1, और वो ये क्या है, ये रिवर्सिबल इंजन है, ये रिवर्सिबल इंजन है. सेम ये भी रिवर्सिबल इंजन है, यानी कि जितने भी इंजन है सारे के सारे क्या हैं, ये सारे रिवर्सिबल इंजन है. ठीक है सर, फिर मैंने क्या यहाँ पे बोला, मैंने बोला कि सर देखो ये काम करते हैं ना कि ये T1 और T2 के बीच में एक इंजन बनाते हैं जो Q1, ये इंजन क्या करेगा, Q1 हीट लिया, Q2 ट्रांसफर किया लोअर टेम्परेचर पे, यानी कि यहाँ पे T1 विल बी ग्रेटर देन T2, और इसने कुछ वर्क दिया. सेम ये जो हमने Q2 बाहर भेजा था, Q2 भेजा था T2 को, इसके और लोअर टेम्परेचर यानी कि यहाँ पे T2 विल बी ग्रेटर देन T3, इसके बीच में एक और रिवर्सिबल डिवाइस लगाया, और हमने क्या देखा सर, जो T2 को हीट दिया जा रहा है Q2, ये Q2 मिला उसको इंजन 2 को, और इंजन 2 ने कुछ वर्क दिया और कुछ हीट ट्रांसफर दिया लोअर टेम्परेचर को. ठीक है, अगेन मैं क्या देख रहा हूं सर यहाँ पे कि सेम इसी के हेल्प से मैं पहले टेम्परेचर लिमिट और थर्ड टेम्परेचर लिमिट के बीच में मैंने एक डिवाइस बना दिया जिसका नाम है इंजन E3, और फिर हमने क्या देखा कि जो इंजन E3 है ये T1 टेम्परेचर से Q1 हीट को लिया, और फिर लोअर टेम्परेचर यू कैन से यहाँ पे यू कैन राइट T3 टेम्परेचर को हीट दिया Q3 और उसको वर्क दिया, और यहाँ पे क्या है T1 ग्रेटर देन T3. ठीक है सर, तो ध्यान से देखो इस चीज को कैसे समझेंगे. अगर मैं सिंपल एक बात करूं सर, ठीक है, अगर मैं सिंपल एक बात करता हूं कि एफिशिएंसी कैसे निकालें, ठीक है, एफिशिएंसी कैसे निकालें, तो कैसे करूंगा मैं, एफिशिएंसी विल बी योर फॉर द केस एफिशिएंसी 1, यू कैन से एफिशिएंसी 1 जो होगा सर वो क्या होगा, हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था W1 अपॉन Q1, और अगर एनर्जी बैलेंस हमने निकाला था तो W1 के लिए क्या लिया था कि इस डिवाइस के लिए N इज इक्वल टू आउट, यानी कि Q1 इज इक्वल टू Q2 प्लस W1, यानी कि W1 इज इक्वल टू हमने बोला था Q1 माइनस Q2 बाई Q1. या अगर हम चाहें तो इसको लिख सकते हैं कि एफिशिएंसी 1 विल बी इक्वल टू 1 माइनस Q2 बाई Q1. इक्वेशन नंबर 1 दे दो इसको. दूसरा, थोड़ी देर हमने पहले डिस्कस किया था कार्नोट थ्योरम, और कार्नोट थ्योरम में हमने क्या डिस्कस किया था, कार्नोट थ्योरम में जो हमने कुछ 2-3 स्टेटमेंट डिस्कस किए थे सर, उसमें एक स्टेटमेंट ये भी था, थर्ड स्टेटमेंट जो हमारा था कि रिवर्सिबल साइकिल का जो एफिशिएंसी होगा दैट विल बी द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर लिमिट. यहाँ पे टेम्परेचर लिमिट क्या है, T1 एंड T2, तो ये T1 एंड T2 पे ये डिपेंड कर रहा है. तो दोनों, अगर ये इक्वेशन नंबर 2 है सर, तो दोनों इक्वेशन से मैं राइट कर सकता हूं क्या कि 1 माइनस Q2 by Q1 that will be equal to the function of T1 and T2. ठीक है, अब दोनों का फंक्शन, यानी कि अगर मैं इसको इधर ले गया, इसको इधर ले गया, तो बोल सकता हूं कि Q2 by Q1 is equal to 1 minus function of T1 and T2. ठीक है सर, फिर मैं यहाँ पे अगर चाहूं तो ये, अगर मुझे लिखना है Q1 by Q2 तो मैं लिख सकता हूं कि ये मेरा Q1 by Q2 that will be 1 upon 1 minus फंक्शन किसका, T1 और T2 का, और 1 upon 1 minus समथिंग फंक्शन ही है ना, तो इसको मैं टोटल ये भी चाहूं तो लिख सकता हूं कि फंक्शन ऑफ T1 एंड T2. इक्वेशन नंबर इसको थर्ड दे दिया, यानी अभी हमने डिस्कस किया कि Q1 by Q2 that will be your function of T1 and T2. सिमिलरली अगर मैं ऐसा बोलता हूं सर, यहाँ पे फिर से देख लेते हैं कि यहाँ पे अगर मैं बोलता हूँ सेम उसी कॉन्सेप्ट को कि सिमिलरली जो Q1 by Q2 is equal to फंक्शन ऑफ T1 T2 है,
सिमिलरली अगर मैं बोलूं कि Q2 अपॉन Q3 यानी कि सेकंड इंजन के लिए, सिमिलरली पूरा सेम करूंगा सेकंड इंजन के लिए, तो Q2 by Q3 that will also be the function of T2 and T3, ठीक है सर। और सिमिलरली अगर मैं इसकी बात करूं कि Q1 by Q3 की बात करता हूं सर, तो Q1 by Q3 यानी कि ये यहाँ पे थर्ड इंजन की बात करता हूं, तो भी हमारा क्या होगा, फंक्शन ऑफ T1 and T3, ठीक है, फंक्शन ऑफ T1 एंड T3। अब मुझे दोनों का फंक्शन देखना है, ठीक है ना, तो मैंने Q2 by Q3 भी निकाल लिया, Q1 by Q3 भी निकाल लिया, तो मैं यहां से ये भी बोल सकता हूं, क्या बोल सकता हूं सर, कि Q1 by Q2 को अगर मुझे लिखना है तो मैं लिख सकता हूं Q1 by Q3 into Q3 by Q2, ठीक है, Q1 by Q3 into Q3 by Q2। और अगर मैं चाहूं यहाँ पे तो Q1 by Q3 को कैसे लिखूंगा, Q1 by Q3 को लिखना है मुझे तो कैसे लिखूंगा सर, Q1 by Q3 मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे ऑलरेडी, फंक्शन ऑफ T1 T3 और Q3 by Q2, 3/2 उल्टा कर दिया तो यानी कि मैंने अपॉन में रहेगा, यानी कि ये हो जाएगा फंक्शन ऑफ T2 T3। और अगर दोनों को मैं दोनों को रिलेट करूं तो मैं बोल सकता हूं यहां से क्या, कि Q1 by Q2 that will be your function, एक नया फंक्शन ले लो f dash will be your function of T1, या इसको डायरेक्टली हम इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, T3 T3 सेम ले लेता हूं मैं, तो इसको बोल सकता हूँ फंक्शन ऑफ T1 और यहाँ पे ये जो फाइट फंक्शन ऑफ T2, ये हमारा फंक्शन पता चल गया। और जैसे फंक्शन पता चला सर, मेरा फंक्शन पता चला, फंक्शन क्या है कि Q1 by Q2 जो है ये T1 का फंक्शन है, ये T2 का फंक्शन है, तो आफ्टर कंडक्टिंग सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट केल्विन ने बताया कि अगर आप ध्यान से देखो, ये जो मेरा इक्वेशन है, इन्होंने केल्विन ने क्या बताया सर, कि आफ्टर कंडक्टिंग सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट उन्होंने बताया कि अगर साइकिल रिवर्सिबल है, यानी प्रोसेस रिवर्सिबल है, तो फॉर द केस ऑफ रिवर्सिबल साइकिल द रेशियो ऑफ Q1 by Q2 दैट विल बी द रेशियो ऑफ टेम्परेचर लेवल T1 by T2। यानी कि हमारा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया, क्या था सर, कि किसने बताया, हमें बताया, किसने, हमें केल्विन ने बताया आफ्टर कंडक्टिंग सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट कि Q1 by Q2 दैट विल बी इक्वल टू T1 by T2। यानी कि जो केल्विन ने सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट करने के बाद बताया कि अगर आपका साइकिल रिवर्सिबल है, तो फॉर द केस ऑफ रिवर्सिबल साइकिल यू कैन राइट the ratio of both Q1 by Q2 that will be equal to ratio of temperature T1 by T2। यानी जो भी ले रहे हो, Q1 by Q2 लो, Q1 by Q3 लो, तो जो भी ले रहे हो आप उस रेशियो वो किसके इक्वल होगा, वो टेम्परेचर लिमिट के रेशियो के इक्वल होगा। क्लियर? तो हमने अभी ये डिस्कस किया टेम्परेचर स्केल, यानी कि आगे से कहीं भी अगर मैं बोलूं, यहाँ पे ध्यान से देखो कि एफिशिएंसी 1 minus T2 by T1, तो मैं बोल सकता हूँ कि that will be equal to T2 by T1 अगर साइकिल रिवर्सिबल है तो। आई बात समझ में? तो हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि अभी हमने थर्मोडायनामिक स्केल देखा, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगर रिवर्सिबल, क्योंकि इससे पहले हमने जो एफिशिएंसी डिस्कस किया था, जो सीओपी डिस्कस किया था, वो किसके लिए था, वो केवल रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल दोनों के लिए था। लेकिन अगर पर्टिकुलरली रिवर्सिबल साइकिल है तो हम कैसे डिस्कस करेंगे एफिशिएंसी एंड सीओपी, दैट हम अब डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। सो हमने अभी देखा कि थर्मोडायनामिक जो टेम्परेचर स्केल था हमारा क्या था, कि अगर जो मेरा साइकिल है सर वो रिवर्सिबल है, तो फॉर द केस ऑफ रिवर्सिबल द रेशियो ऑफ हीट ट्रांसफर दैट विल बी इक्वल टू द रेशियो ऑफ टेम्परेचर लिमिट्स। यानी Q1 by Q2 को हम लिख सकते हैं T1 by T2, Q1 by Q3 को लिख सकते हैं T1 by T3, Q2 by Q3 को, जो भी Q में जो भी रेशियो दिया है उसको हम टेम्परेचर के रेशियो से रिप्लेस कर सकते हैं, बट देयर मस्ट बी दैट प्रोसेस विल बी योर रिवर्सिबल, देयर मस्ट बी अ कंडीशन, वो कंडीशन क्या है कि प्रोसेस मस्ट बी रिवर्सिबल ऑलवेज। तो अगर मैं देखूं एफिशिएंसी ऑफ रिवर्सिबल साइकिल, तो मैंने बताया जैसे हमने अभी डिस्कस कर एक हीट इंजन है जो यहाँ पे T1 ग्रेटर देन T2 है,
यानी कि दो टेम्परेचर लिमिट के बीच में वर्क कर रहा है सर, और हायर टेम्परेचर से हीट Q1 लेकर W वर्क दे रहा है और Q2 हीट को रिजेक्ट कर रहा है लोअर टेम्परेचर पे। तो अगर हम इसकी एफिशिएंसी की बात करें तो हमने एफिशिएंसी निकाला हुआ है आउटपुट अपॉन इनपुट, और हमने ये भी निकाला हुआ W इज इक्वल, थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था कि Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1, या मैं बोल सकता हूँ एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 माइनस Q2 बाई Q1। एक तो मेरा ये इक्वेशन था। अगर मुझे कोई पूछता है कि ये इक्वेशन किसके लिए वैलिड है, तो मैं बोलूंगा कि दिस इक्वेशन विल बी वैलिड फॉर बोथ रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल, बिकॉज यहाँ पे हमने कुछ नहीं डिस्कस किया। लेकिन अगर मैं बोलता है कि साइकिल रिवर्सिबल है, ये साइकिल मेरा रिवर्सिबल है, तो रिवर्सिबल के लिए मैं सर क्या बोलूंगा कि एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 माइनस Q2 बाई Q1, यानी कि जो हीट का रेशियो उसको टेम्परेचर के रेशियो से मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ, यानी कि दैट विल बी योर T2 बाई T। ठीक है ना, यानी कि जो हीट का रेशियो है दैट विल बी इक्वल टू योर टेम्परेचर लिमिट, बट दिस इक्वेशन विल बी वैलिड ओनली फॉर द रिवर्सिबल। यानी कि अगर साइकिल रिवर्सिबल है, रिवर्सिबल का मतलब मैक्सिमम एफिशिएंसी देने वाला है, कार्नोट एफिशिएंसी देने वाला है, तो उस कंडीशन में अगर आपको एफिशिएंसी निकालना है, जो हमने कार्नोट थ्योरम का सेकंड पॉइंट पढ़ा था कि सर वो फ्लूइड पे डिपेंड नहीं करने वाला है, केवल टेम्परेचर लिमिट पे डिपेंड करने वाला है, तो कितना Q1 Q2 से ना निकाल के मैं डायरेक्टली T1 T2 के हेल्प से जो एफिशिएंसी निकालूंगा दैट विल गिव यू द मैक्सिमम वैल्यू। ये Q2 बाई Q1 ये मैक्सिमम दे भी सकता है या उससे कम भी दे सकता है। आई बात समझ में? तो मैंने बोला था ना कि कंपेयर करने के लिए जो हमने कार्नोट साइकिल पढ़ा था, कंपैरिजन के लिए, तो हम कैसे कंपैरिजन करेंगे सर? हमने सबसे पहले कोई भी डिवाइस दिया हुआ है, कोई भी साइकिल दिया हुआ है, उस साइकिल का कार्नोट एफिशिएंसी निकालेंगे, उस साइकिल का रिवर्सिबल एफिशिएंसी निकालेंगे, जो विद द हेल्प ऑफ टेम्परेचर लिमिट, यानी कि इसको बोलूंगा हीट इंजन का कौन सा रिवर्सिबल। और अगर ये एफिशिएंसी जो निकाल रहा हूं सर, इस एफिशिएंसी की वैल्यू इससे कम आ गई, यानी कि देखो ये तो सबसे मैक्सिमम होना चाहिए, अगर इससे कम आ रही है ये वाली एफिशिएंसी दैट विल बी वैलिड फॉर रिवर्सिबल एंड रिवर्सिबल, तो सही है। लेकिन अगर इससे ज्यादा आ गई है तो उस इंजन को बोलूंगा ये इंजन इम्पॉसिबल है, क्योंकि किसी भी डिवाइस में किसी भी इंजन का जो एफिशिएंसी है उसके रिवर्सिबल या कार्नोट एफिशिएंसी ज्यादा वैल्यू नहीं हो सकती। आई बात समझ में? सेम अगर मैं बोलूं रिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर के लिए सर, तो रिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर कैसे निकालेंगे? रिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर के लिए मैं बोलूंगा यहाँ पे सेम सीओपी निकालना है मुझे, क्योंकि रिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर में सीओपी निकालना है, तो COP विल बी योर डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट। मैं एक का दिखा दे रहा हूं, आप चाहो दूसरे का निकाल सकते हो, या आप अगर देखना चाहो यहाँ पे T1 बाई T2 को मैं चाहूं तो एक और तरीके से लिख सकता हूं, कैसे? 1 माइनस T2 क्या है? लोअर, तो T लोअर अपॉन T हायर, आप चाहो तो इससे भी याद कर सकते हो T लोअर। ठीक है, दूसरा नेक्स्ट हमारा है रेफ्रिजरेटर। तो रेफ्रिजरेटर में कैसे क्या सीओपी निकालना? डिजायर्ड इफेक्ट ऑन वर्क इनपुट। डिजायर्ड इफेक्ट यहाँ पे क्या है सर? Q1, क्योंकि रेफ्रिजरेटर की बात कर रहे हैं। वर्क इनपुट क्या है? W, और इस गोले के लिए इन इज इक्वल टू आउट निकालो तो W, यहाँ से क्या लिख सकता हूँ कि W प्लस एनर्जी बैलेंस है Q1 इज इक्वल टू Q2, यानी W क्या हो जाएगा? Q2 माइनस Q1, यानी यहाँ से बोलूंगा मैं Q1 अपॉन Q2 माइनस Q1, ये मेरा COP हो जाएगा किसका? रेफ्रिजरेटर का। अगर हमसे कोई पूछता है कि किसके लिए वैलिड है, तो मैं बोलूंगा सर कि ये जो चीज है ये दोनों के लिए वैलिड है, आप रिवर्सिबल बोलो या आप इरिवर्सिबल बोलो। आई बात समझ में? लेकिन अगर मैं ये बोल दूं यहीं पे कि सर मेरा जो साइकिल है COP जो रेफ्रिजरेटर है वो क्या है? वो रिवर्सिबल है। वो क्या है? रिवर्सिबल है। तो सर इसको मैं बोलूंगा कि ये रिवर्सिबल जो साइकिल है, यानी कि अगर मैं इसको चाहूं तो किसके फॉर्म में लिख सकता हूं? इसको मैं T1 के बाई T2 के फॉर्म में लिख सकता हूं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? T1 अपॉन T2 माइनस T1, ये हमारा रिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर आपने बोला कि केल्विन ने बताया था कि हीट के रेशियो को टेम्परेचर के रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन आप तो सर यहाँ पे Q के रेशियो Q को ही चेंज कर दिया T में, ऐसा कर सकते हैं? तो नहीं माय डियर, मैं Q को T के से रिप्लेस नहीं कर सकता हूँ, लेकिन रेशियो को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ। तो ध्यान से देखो, मैं अल्टीमेटली वही किया हूँ। अगर मैं दोनों में ऊपर और नीचे मैंने अगर Q1 या Q2 से डिवाइड कर दूं तो रेशियो आएगा, उस रेशियो को अगर मैं टेम्परेचर से डिवाइड करूंगा तो अल्टीमेटली लास्ट में सेम आंसर आने वाला है। यानी अगर मैं इसको बोल दूं Q1 बाई Q2, Q2 बाई Q1, Q1 बाई Q1, तो अगर Q1 बाई वहीं ऊपर और नीचे Q1 से मल्टीप्लाई मतलब डिवाइड कर दिया हूं तो ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, यहाँ पे Q2 बाई Q1। उस Q2 बाई Q1 को मैं T2 बाई T1 में कन्वर्ट करूंगा, और जैसे करूंगा तो वो T1 ऊपर आके फिर ये आंसर आ जाएगा हमारा। आई बात समझ में? यानी कि अगर मुझे, लेकिन ये किसके लिए वैलिड होगा? दिस विल बी वैलिड ओनली फॉर द
रिवर्सिबल। तो रिवर्सिबल के केस में सर मुझे कैसे निकालना है, हमने डिस्कस कर लिया कि रिवर्सिबल अगर कभी बोलता है वो रेफ्रिजरेटर हो या रेफ्रिजरेटर हो या हीट इंजन हो, यानी कि वो सीओपी निकालना हो या एफिशिएंसी निकालना हो, मुझे हमेशा क्या करना है कि रिवर्सिबल का मतलब टेम्परेचर लिमिट की हेल्प से जो मुझे एफिशिएंसी या सीओपी आएगा, और एक्चुअल का मतलब डब्ल्यू और क्यू से आएगा। एक्चुअल दैट में बी इक्वल टू द रिवर्सिबल, और ऑलवेज इट विल बी इक्वल और लेस देन, ये हमेशा या तो इक्वल हो सकता है या फिर लेस हो सकता है, तो ज्यादा नहीं होगा। अगर ज्यादा हो गया मतलब कि वो साइकिल क्या हो जाएगा, इम्पॉसिबल साइकिल हो जाएगा। और इसके कॉन्सेप्ट पे कई बार क्वेश्चन पूछता है कि एक इन्वेंटर है, उस इन्वेंटर ने सोचा कि मैं ऐसा डिवाइस बनाता हूं जो इतना इनपुट लेकर इतना आउटपुट देगा और इस टेम्परेचर लिमिट के बीच में काम करेगा। तो बताओ ये साइकिल जो बना रहा है इन्वेंटर, ये कैसा है, पॉसिबल इंजन है, इम्पॉसिबल है, या क्या है, या कार्नोट है, ऐसा पूछेगा ऑप्शन। तो कैसे करना है आपको सबसे पहले कोई भी साइकिल देता है तो सबसे पहले उसका कार्नोट यानी रिवर्सिबल एफिशिएंसी या सीओपी निकालो। अगर रिवर्सिबल एफिशिएंसी सीओपी निकाल लिया, रख दिया साइड में, फिर आपने एक्चुअल एफिशिएंसी निकालना है या सीओपी निकालना है विद द हेल्प ऑफ डब्ल्यू एंड क्यू। एंड इफ द वैल्यू ऑफ एक्चुअल एफिशिएंसी जो आ रहा है इज लेस देन और इक्वल टू, या लेस देन अगर है रिवर्सिबल के तो वो साइकिल पॉसिबल है, इक्वल है तो साइकिल रिवर्सिबल या कार्नोट साइकिल है। लेकिन माय डियर अगर ग्रेटर हो गया तो साइकिल पॉसिबल ही नहीं है, इम्पॉसिबल साइकिल हो जाएगा। आई बात समझ में? ठीक है, तो नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लासियस इनइक्वालिटी। ठीक है, और उसके बाद हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। अब ये क्लासियस इनइक्वालिटी क्या है, क्योंकि क्लासियस इनइक्वालिटी को थोड़ा समझ लेंगे तो अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि क्लासियस इनइक्वालिटी के हेल्प से हम कोई भी क्वेश्चंस को दो तीन तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। यानी हमें गेट में या इंजीनियरिंग सर्विसेज में क्वेश्चन पूछा मेरे से, या किसी भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा, तो उसको दो तीन तरीके से मैं सॉल्व कर सकता हूँ और बहुत जल्दी सॉल्व कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ क्लासियस इनइक्वालिटी। तो क्लासियस इनइक्वालिटी का जो कॉन्सेप्ट है उसको समझ लो ध्यान से, फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे कि कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, क्लासियस इनइक्वालिटी। ये क्या था सर, बहुत सिंपल तरीके से समझाएंगे हम इसको, ज्यादा हाई फाई नहीं समझना है। इन्होंने बस इनइक्वालिटी इन्होंने क्या बताया था कि साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ dq by t, ठीक है ना, dq by जो t होगा सर, दैट विल बी इक्वल टू लेस देन और 0। उन्होंने क्या बताया था कि साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ dq by t दैट विल बी लेस देन और 0। यानी कि उन्होंने बोला था कि अगर dq by t की वैल्यू निकाल रहे हो साइक्लिक इंटीग्रेशन, ठीक है ना, आप गोला चाहो तो गोला ऐसा करके या ऐसा बना सकते हो, साइक्लिक इंटीग्रल, तो इज इक्वल टू 0। ये किसके लिए वैलिड है, ये केवल और केवल रिवर्सिबल के लिए वैलिड है, रिवर्सिबल साइकिल के लिए, साइक्लिक बोल रहे हैं ना, तो दैट विल बी रिवर्सिबल साइकिल। और इन्होंने बोला कि अगर साइकिल इरिवर्सिबल है तो dq जो t की वैल्यू है वो लेस देन 0 होगा, अगर साइकिल मेरा इरिवर्सिबल है तो, इरिवर्सिबल साइकिल है तो। कैसे, एक बार ये भी देख लेते हैं। ठीक है, तो पहला मैं निकालने जा रहा हूं कि क्लासियस इनइक्वालिटी, यानी कि मैं पहला डिस्कस करने जा रहा हूं रिवर्सिबल साइकिल। पहला मैं डिस्कस करने जा रहा हूं सर रिवर्सिबल साइकिल का, और फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इरिवर्सिबल साइकिल का। तो मैंने पहले रिवर्सिबल साइकिल का देख लेना है। तो रिवर्सिबल साइकिल का मतलब मैं बात कर रहा हूं, मान लो ये सेम डिवाइस है मेरा, ठीक है, और ये टेम्परेचर लिमिट ले रहा हूँ, ये T1 है, ये सेम सर ये Q1 हीट दे रहा है, और ये इंजन की बात कर रहा हूँ रिवर्सिबल, तो ये मैं रिवर्सिबल ले लिया इंजन, ठीक है, और ये मेरा Q2, ये T2 टेम्परेचर पे हीट रिजेक्ट कर रहा है, ये वर्क W दे रहा है। तो इस कंडीशन में अगर मुझसे कोई पूछता है कि साइक्लिक इंटीग्रेशन निकालो, तो मैं कैसे निकालूंगा कि साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ dq by t निकालना है मुझे। तो ध्यान से देखो, इस डिवाइस के लिए मैं निकाल रहा हूँ रिवर्सिबल साइकिल, यानी कि इसके लिए मैं समझ रहा हूँ ये सिस्टम मेरा नहीं है, सिस्टम मेरा ये नहीं है, सिस्टम मेरा केवल और केवल सर यहाँ पे मेरा सिस्टम ये है, ध्यान से देना मुझे ये सिस्टम, क्योंकि बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है, इसलिए ध्यान दो। मैं रिवर्सिबल साइकिल की बात कर रहा हूँ, और ये गोला जो यही साइकिल है, देखो ये पूरा साइकिल है रिवर्सिबल। तो रिवर्सिबल साइकिल के मैं क्या लिख सकता हूँ, इस साइकिल के लिए Q1 क्या हो रहा है टू द सिस्टम, और जब हीट सप्लाई टू द सिस्टम तो क्या होगा पॉजिटिव, तो हम इसको बोलेंगे Q1 by T1। एक Q1 किस टेम्परेचर पे, T1 टेम्परेचर पे Q1 दिया जा रहा है, और इस रिवर्सिबल साइकिल के लिए Q2 क्या बाहर निकल रहा है, तो हम क्या बोलेंगे Q2, और Q2 किस टेम्परेचर पे, T2 टेम्परेचर पे। अब हमें पता है क्या कि सर अभी थोड़ी देर पहले आपने डिस्कस किया था कि फॉर रिवर्सिबल जो होगा
वो क्या होगा Q1 by Q2 दैट विल बी इक्वल टू T1 by T2। यानी कि मैं ये भी बोल सकता हूं सर कि Q1 इसको T1 को लेके आ जाओ नीचे, T1 इज इक्वल टू Q2 by T2। और अगर ये दोनों इक्वल है सर तो मैं यहाँ पे पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर कि साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ dq by t, d के ऊपर कट कर रहा हूं क्यों, क्योंकि मुझे पता है कि ये पाथ फंक्शन ये इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल है, तो दैट विल बी इक्वल टू 0। लेकिन ये किसके लिए, ये रिवर्सिबल साइकिल के लिए। हमने अभी तो प्रूफ कर दिया कि साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ dq by t जो होगा सर वो हमेशा क्या होगा, 0 के इक्वल होगा फॉर द केस ऑफ रिवर्सिबल साइकिल। नाउ वी विल डिस्कस द सेम थिंग फॉर इरिवर्सिबल साइकिल। ठीक है, तो देखते हैं केस 2, ये हमने केस 1 देखा, अब केस 2 देखते हैं। केस 2 क्या है सर, आंसर देखते हैं। केस 2 मेरा है कि अभी जो क्लासेस इनइक्वालिटी हमने निकाला है कि dq by t है, साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ dq by t इसकी वैल्यू लेस देन 0 होगा फॉर द केस ऑफ इरिवर्सिबल साइकिल दैट वी आर गोइंग टू स्टडी। तो अगर मैं केस 2 लेता हूं, केस 2 क्या है सर, इरिवर्सिबल साइकिल। केस 2 क्या है, इरिवर्सिबल साइकिल। तो अगर मुझे इरिवर्सिबल साइकिल के लिए निकालना है तो कैसे क्या करूं, एक बार मैं समझने की कोशिश करूंगा कैसे निकालना है। तो मान लो एक काम कर रहा हूं मैं, सेम टेम्परेचर लिमिट के साथ में 2 डिवाइस बना दे रहा हूं। ठीक है, मैं यहां बनाऊंगा थोड़ा सा तो और अच्छे से समझ पाओगे आप, थोड़ा साइड में इसको बना दे रहा हूं। तो अगर मैं क्या कर रहा हूं कि सेम टेम्परेचर लिमिट में मैं 2 डिवाइस को बना दिया सर, एक बनाया रिवर्सिबल और दूसरा बनाया इरिवर्सिबल। ध्यान से देखो, एक बनाया रिवर्सिबल और दूसरा बनाया इरिवर्सिबल। लेकिन ये टेम्परेचर लिमिट T1 है, ये टेम्परेचर लिमिट T2 है। दोनों में हीट सप्लाई में सेम कर रहा हूं, सेम हीट सप्लाई कर रहा हूं। ये हमारा रिवर्सिबल है, ये हमारा इरिवर्सिबल साइकिल है। ध्यान से देखना इस चीज को, रिवर्सिबल साइकिल है, इरिवर्सिबल साइकिल है। यहाँ पे मैंने Q1 निकाल दिया सर, मेरा जो वर्क हो रहा है, और यहाँ मैं मान लो कि W2 मान लो इसको। ठीक है, और ठीक है, अब यहाँ पे नीचे रिवर्सिबल में क्या कर रहा हूँ, ये Q2, अब मैं इसको बोल रहा हूँ Q इरिवर्सिबल नाम दे देता हूँ। ठीक है, Q2 डैश दे दो या इरिवर्सिबल दे दो, जो भी देना है कोई दिक्कत नहीं, बात सेम ही। अब ध्यान से देखो सर, हमें पता है कार्नोट थ्योरम के अकॉर्डिंग कि अगर टेम्परेचर लिमिट सेम है, सेम टेम्परेचर लिमिट के बीच में अगर जितने भी साइकिल वर्क करेंगे उसमें हमेशा जो रिवर्सिबल साइकिल होगा उसका एफिशिएंसी ज्यादा होगा इरिवर्सिबल कंपैरिजन में। ये तो पता है मुझे। अब यहाँ पे रिवर्सिबल का एफिशिएंसी क्या होगा सर, यहाँ पे होगा W by Q1 दैट विल बी ग्रेटर टू W2 by Q1। अब Q1 तो दोनों में सेम दे रहा हूं, और जब मैं Q1 दोनों में सेम दे रहा हूं तो मैं बोल सकता हूं क्या कि W1 जो होगा दैट विल बी ग्रेटर देन W2। इसका मतलब बोल रहा हूं कि वर्क इन रिवर्सिबल दैट विल बी ग्रेटर देन वर्क इन इरिवर्सिबल। और सर अगर ये Q1 दोनों में सेम है और इसका W1 ज्यादा है तो Q2 कम होगा, W2 कम है तो Q इरिवर्सिबल ज्यादा होगा। यानी कि इससे मैं ये प्रूफ कर सकता हूं सर, क्या प्रूफ कर सकता हूं कि Q इरिवर्सिबल जो है दैट विल बी ग्रेटर देन Q2। क्योंकि मान लो ये 100 है, ये 100 है, अगर यहाँ पे 60 मिल गया, यहाँ पे 50, क्योंकि दोनों में रिलेशन मुझे पता है, ये ज्यादा होगा ये बट कम होगा, तो ये 60 ये 50, तो दोनों 100 है, सेम है, तो जब ये 60 है तो ये 40 होगा, जब ये 50 है तो ये 50 होगा। यानी कि इरिवर्सिबल वाले में जो हीट रिजेक्ट हो रहा है वो हमेशा ज्यादा होगा एज कंपेयर टू रिवर्सिबल। अब अगर इसी के लिए मैं सेम निकालना चाहता हूँ साइक्लिक मतलब साइक्लिक इंटीग्रेशन या क्लासेस में इक्वालिटी निकालना चाहता हूँ, तो मैं कैसे निकालूंगा कि dq by t मुझे निकालना है, dq by t साइक्लिक इंटीग्रल। अब इस इरिवर्सिबल के लिए क्या होगा, Q1 सिस्टम पे जा रहा है, यानी कि मेरे लिए सिस्टम क्या है सर, मेरे लिए सिस्टम ये है, ध्यान से देखो। तो इस सिस्टम के लिए Q1 क्या हो रहा है, अंदर जा रहा है ना, तो मैं बोलूंगा यहाँ पे क्या कि Q1 by T1 अंदर जा रहा है सिस्टम पे, और सिस्टम से बाहर कितना जा रहा है Q इरिवर्सिबल, तो बोलूंगा उसको माइनस बोलूंगा, क्योंकि हीट सप्लाइड टू द सिस्टम इज पॉजिटिव एंड हीट रिजेक्टेड फ्रॉम द सिस्टम इज नेगेटिव, तो मैं बोलूंगा कि Q इरिवर्सिबल अपॉन T2। ठीक है सर, अब ये Q1 by T1 क्या है, Q1 by T1 मुझे निकालना, तो कैसे निकालूंगा। अब मुझे पता है कि Q इरिवर्सिबल थोड़ी देर पहले मैंने निकाला था, Q इरिवर्सिबल क्या होगा सर, बड़ा होगा ना। अरे भैया अगर ये प्रोसेस रिवर्सिबल होता तो हमें इसका पता ही है कि Q1 by Q2 दैट विल बी T1 by T2। यानी मैं यहां से बोल सकता हूं कि Q1 by T1 इज इक्वल टू Q2 by T2। तो अगर मैं Q1 by T1 की जगह पे लिख दूं Q2 by T2, लिख दूं Q2 by T2, और यहां लिख रहा हूं माइनस Q इरिवर्सिबल
अपॉन T2। तो फिर मैं यहाँ से देख सकता हूँ कि अगर साइकिल रिवर्सिबल जो मैंने लिखा था Q1 by Q2 is equal to T1 by T2 और तो Q1 by T1 is equal to Q2 by T2, तो अगर मैं Q1 by T1 जगह पे लिख देता हूँ Q2 by T2 माइनस Q इरिवर्सिबल by T2, और मुझे पता है T2 दोनों में सेम है और Q इरिवर्सिबल ज्यादा है Q2 से, यानी कि ये टोटल वैल्यू जो होगा, यानी कि जो मेरा dQ by T जो होगा सर साइक्लिक रिवर्सन, ये हमेशा लेस देन 0 होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मुझे पता है ये वाली कंडीशन कि Q इरिवर्सिबल ज्यादा है Q2 से, जब ये ज्यादा है इससे माइनस वाला टर्म ज्यादा है तो ये लेस देन 0 होगा। तो हमने अभी प्रूफ किया क्लासेस इनइक्वालिटी क्या, कि फॉर द केस ऑफ रिवर्सिबल साइकिल cyclic integration of dq by t that will be equal to 0, and for the case of irreversible cycle cyclic integration of dq by t that will be less than 0। क्लियर? तो हमने ये डिस्कस कर लिया क्लासेस इनइक्वालिटी। अब एक काम करेंगे, हम इसके बेसिस पे कुछ एग्जांपल्स, बहुत अच्छे से एग्जांपल सॉल्व करेंगे, और एक बार हमने अच्छा एग्जांपल सॉल्व किया तो हमें और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा किस तरीके से कनेक्ट करना है क्वेश्चंस को। ठीक है, तो अभी जो हम क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं ये बहुत लेंदी और बहुत बड़े कॉन्सेप्ट के साथ डिस्कस करने जा रहे हैं, यानी कि ये क्वेश्चन कर लिया आपने, यानी कि आपने गेट के 7-8 क्वेश्चन एक साथ कर लिए। हम पूरे के पूरे क्वेश्चन हम डिस्कस करने से हम आईएएस के कन्वेंशनल क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि कन्वेंशनल एक क्वेश्चन जो होता है ना वो गेट के और इंजीनियरिंग सर्विसेज प्री के 5-5, 6-6, 7-7 क्वेश्चन एक साथ में कॉन्सेप्ट को डिस्कस करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो करने जा रहे हैं, ध्यान से देखो क्या है क्वेश्चन।